नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस महानिदेशक कच्छ पालन चलन दस्ता का प्रैक्टिस सेट 13। और इससे पहले बता दें दोस्तों, हम लोग 1 से 12 तक का प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके मेरे प्ले लिस्ट चेकआउट करिए और वहाँ से देखिए। तो चलिए, ये जीके जेएस मस्ती का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। तो चलिए बिना देरी को सेशन को हम शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि मध्य एशियाई संपर्क से धार्मिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताइए दोस्तों, मध्य एशियाई संपर्क से धार्मिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सही है। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन में गलती से ठीक लग गया है तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बता दें दोस्तों। देखिए, ये बहुत से विदेशी शासकों ने भारत आकर शैव वैष्णव और बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो ये बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय हुआ, यह भी सही है। बौद्ध साहित्य के तीनों पिटकों की व्याख्या पूरी की गई, ये भी सही है। और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है। बताइए, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए, ये चोल का मिलता है, पांडे का मिलता है, चेर का मिलता है, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से किस राजवंशों ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे। बताइए, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पांडे। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। देखिए, अकबर ने 1572 में अहमदाबाद पर अधिकार किया, बिल्कुल सही है। काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा, ये भी सही है। और देखिए, इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, इस समय ने पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये भी सही है। और इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया, इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया। तो बताइए इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर दोस्तों बता देते हैं, यही होगा, अकबर का वो लोग साथ नहीं दिए थे। चलिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। बताइए, भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय काल में हुआ था। तो बता दें, ये लॉर्ड रिपन जी हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया। क्या कह रहा है दोस्तों, लड़ाकू जाति। बताइए, लड़ाकू जाति घोषित किसे किया गया। देखिए, ये बिहारियों था, पंजाबियों था, गोरखा भी था, ये पठान लोग भी था, ये बिहारी नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बता दें, 1, 3, 4। देखिए 1, 3, 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए, दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण की किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा था। बताइए, दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा था। बताइए इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नील उत्पादक किसानों उत्पीड़न, नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न उस बुक में जिक्र किया गया है, जो अंग्रेजों द्वारा एक किसानों लोग को पीड़ित किसानों को वो लोग करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा। बताइए, 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा। बताइए। देखिए, रेलवे का भी था, तार का भी था, और ये डाक व्यवस्था का भी था, ये सेना नहीं था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 3, 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, कथन 1 है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुआ था, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन का आयोजन मुंबई में हुआ था, ये भी सही है। बताइए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। कथन 3 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष एवं हुम किया था, ये गलत है। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हुम नहीं
पहला अधिवेशन का अध्यक्ष दोस्तों बताते हैं ये WC बनर्जी ने किया था। और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ये हो जाएगा ए हुम ने किया था 1885 में। और इसका पहला अधिवेशन पूछ दे कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। और उस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, तो ये WC बनर्जी ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। चलिए 1840 में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। 1840 में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति पूजा जाति प्रथा पर विरोध। मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा पर विरोध। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन थे, बताइए। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे, स्टालिन थे, नहीं। ट्रॉट्स्की, यही नहीं। मार्क्स, कार्ल मार्क्स है, नहीं होगा। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेनिन थे। और बताइए दोस्तों लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, तो हम बता देते हैं लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था। चीनी क्रांति, देखिए चीनी क्रांति 1949 में हुई थी, ये किसके नेतृत्व में हुई थी, बताइए। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, माओ तसे तुंग। माओ तसे तुंग। चोल कांस्य मूर्तियाँ किससे संबंधित, बताइए। चोल कांस्य मूर्तियाँ किससे संबंधित थी, मौर्य काल से, गुप्त काल से, कि चोल काल से, कि हर्ष काल से, बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा चोल काल। नटराज किस देवता का रूप है, बताइए। नटराज किस देवता का रूप है, तो ये सी हो जाएंगे। चलिए मिलान करने वाला है, और मिलाइए, आप लोग मिलाइए। देखिए परमादेश, बताना है कि परमादेश रीट किसके माने मेथी में लगता है। तो देखिए परमादेश मतलब क्या, परमादेश हो जाएगा मतलब हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। देखिए बंदी प्राक्षिकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा शरीर तुम्हारा हो सकता है। चलिए और क्यू वारंटो, बताइए क्यू वारंटो हो जाएगा, ये हो जाएगा किस अधिकार से। और देखिए सर्टी ओरारी, सर्टी ओरारी हो जाएगा कि प्रमाणित और सूचित किया जाता है। तो इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, 24 और 13। चलिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया, बताइए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 112 में। देखिए अनुच्छेद ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 266। दोस्तों बता दें 266 अनुच्छेद ये कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता है और न ही एकत्र किया जा सकता है। अनुच्छेद 265 यही कहता है। देखिए और हाँ, और देखिए ये 266 संचित निधि हो जाएगा, संचित निधि हो जाएगा। चलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए कथन एक है कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुई, ये भी सही है। और हाँ ठीक, और देखिए केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई, ये भी सही है। लेकिन ये बताया दोस्तों कि केंद्र में द्वैत शासन लागू नहीं हुआ था, इसमें खासा स्थापना हुआ था इसका, ये लागू नहीं, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। और प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हुई, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए भारत के वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, कौन सा सत्य कथन नहीं है। तो देखिए चलते हैं, इसको बताते हैं हम क्या होगा इसका आंसर। देखिए ऑप्शन ए है कि इसका गठन हर 5 साल में होता है, बिल्कुल सही है। इसका गठन भारत निर्वाचन द्वारा किया जाता है, इसका गठन हर 5 साल में होता है, ये सही है। यह संघ और राज्यों के बीच करों के आय वितरण की सिफारिश करता है, यह भी सही है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यह भी सही है। और इसकी सिफारिशों पर सरकार बाध्यकारी होती है, नहीं सरकार बाध्यकारी नहीं होती है, गलती है। तो इसका यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए किस संवैधानिक संशोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति पहली बार
पहली बार मंत्रिपरिषद पर सलाह कार्य करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हो गए। बताइए किस संवैधानिक संशोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति पहली बार मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हो गए? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य निर्वाचन आयोग का सही वर्णन करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य निर्वाचन आयोग का सही वर्णन करता है? देखिए बताना इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए इसका गठन भारत के निर्वाचन आयोग और यह इसे रिपोर्ट करता है। तो बता दें ये गलत हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ रहा है कौन सा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। और इन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है, हाँ ठीक है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी है कि यह राज्य विधानमंडल और पंचायतों का चुनाव संपन्न करता है, नहीं ये गलती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल की इच्छा पद पर धारण करते हैं, तो यह भी गलती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना किस पर आधारित होता है? बताइए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस पर आधारित होता है? राष्ट्रपति का ये थी मतलब राष्ट्रपति का इरादा होगा कि राष्ट्रपति का निर्देश होगा कि राष्ट्रपति का सहमति से कि राष्ट्रपति के विवेक पर? बताइए इनमें से कौन सही होगा? देखिए राष्ट्रपति का इरादा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति का इरादा होगा। देखिए इसको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए 12 मीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट की सूचक बताइए। 12 मीटर के पारे तल की अचानक गिरावट से क्या होगा? तो ये आंधी तूफान आ जाएगा। चलिए 22 नंबर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मिलान करने वाला है, मिलाना है और बताना है। देखिए सूची 1 में स्थानीय पवन है और बताना है कि किस क्षेत्र में है, बताइए। चलिए इसको मिलाते हैं दोस्तों। देखिए आप लोग 23 नंबर है ना, देखिए फॉन हो जाएगा अल्पास पर्वत है सही, हाँ। और सिमुम हो जाएगा दोस्तों, सिमुम हो जाएगा ये कुर्दिस्तान। और सेंट एना हो जाएगा कैलिफोर्निया में और जेंडा हो जाएगा ये अर्जेंटीना में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4231। चलिए कोरोमंडल तट निम्नलिखित 2 राज्यों का घर है, बताइए। निम्नलिखित कोरोमंडल तट निम्नलिखित से 2 राज्यों का घर है, कौन कौन राज्य है कोरोमंडल से? तो बता दें इसका ऑप्शन नंबर डी होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और कोकड़ पूछ देगा, कोकड़ तट तो बता दीजिए दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा। भारत का पूर्वी तट बताना दोस्तों कि भारत का पूर्वी तट है फ्योर्ड तट है कि निम्न तलछटी तट है कि समवर्ती तट रेखा है कि चट्टानी प्रतिगम मठ तट है, बताइए। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा निम्न तलछटी तट। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, बताइए। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में दोस्तों। और देखिए ये इसका स्थापना दोस्तों बता देते हैं। देखिए इसका स्थापना देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किया गया था इसका बांदीपुर नेशनल पार्क। और इसका स्थापना 1974 में हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो ये 1973 में हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। चलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये कोलकाता हो जाएगा। और बताइए दोस्तों कोलकाता किस नदी किनारे है? तो ये हुगली नदी के किनारे है। चलिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी थी, बताइए कितनी %? तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17.64%। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा है, बताइए। देखिए ये बिहार हो जाएगा, इसका आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार में बताया दोस्तों कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2 नंबर पर पूछे, 2 नंबर पर सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला राज्य पूछे दोस्तों
तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और सबसे कम पूछ दे कि सबसे कम किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए, कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है, बताइए कौन सा मंडल है जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है, तो ये हो जाएगा क्षोभ सीमा यानी ट्रोसो। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। कांगड़ा और कुल्लू घाटी बताया दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू हो जाएगा, मनाली हो जाएगा, मंडी हो जाएगा, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। पहाड़ियों और जिस राज्य में वे स्थित है के आधार पर कौन सा युग्म सुमेलित है, बताइए कौन सा सुमेलित है। देखिए दोस्तों, बता देते हैं, ये कैमूर की पहाड़ियाँ ये बिहार में है, बिल्कुल सही है। और देखिए, ये गड़जात पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ये गड़जात पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में नहीं है, ये हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। और देखिए, महादेव पहाड़ियाँ दोस्तों केरल में नहीं है, ये हो जाएगा एमपी में। और इलायची के पहाड़ियाँ उड़ीसा नहीं होगा, ये हो जाएगा केरल में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैमूर पहाड़ियाँ बिहार में है। चलिए, उदारीकरण का अर्थ बताना है दोस्तों, बताइए उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, बताइए आप लोग, उदारीकरण का अर्थ क्या होता है। देखिए, उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, बताइए। देखिए, उदारीकरण का अर्थ हो जाएगा नियंत्रण कम करना, यह नियंत्रण कम करना। चलिए, बुनियादी आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, बताइए बुनियादी आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, तो ये हो जाएगा उत्पादन वितरण उपभोग, ऑप्शन नंबर ए होगा। शहरी आजीविका का प्रमुख क्षेत्र क्या है, बताइए शहरी आजीविका का प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सेवा और उद्योग। चलिए, स्थानीय बाजार किससे संबंधित, बताइए स्थानीय बाजार किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्थानीय लेन देन। चलिए, लोकतांत्रिक वितरण का अर्थ क्या है, बताइए लोकतांत्रिक वितरण का अर्थ क्या है। असमानता है, समान अवसर है, कि कर है, कि उत्पादन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान अवसर। देखिए, जीडीपी क्या दर्शाता है, बताइए जीडीपी क्या दर्शाता है, बताइए जीडीपी क्या दर्शाता है, ये उत्पादन हो जाएगा। चलिए, मुद्रास्फीति का कारण क्या हो सकता है, बताइए मुद्रास्फीति का कारण क्या हो सकता है। मांग का बढ़ना, कि उत्पादन बढ़ना, कि आय घटना, कि कर बढ़ना, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बता दें, मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है मांग बढ़ जाएगा, तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ जाएगी। चलिए, गामा किरण का नामकरण किसने किया था, बताइए गामा किरण का नामकरण किसने किया था, नामकरण पूछ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर नामकरण का बात आ जाएगा तो ये हो जाएंगे रदरफोर्ड। अगर खोज पूछे तो ये हो जाएंगे पॉल विलार्ड, आप लोग इसको ध्यान रखना। और रिटर साहब जो है पैराबैग्नी की खोज किए थे। और हर्सेल बता दें दोस्तों, हर्सेल ये अवरक्त किरण की खोज किए थे। चलिए, देखिए मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, बताइए मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी होगा 98.64 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि किसी चालक के तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बताइए यदि किसी चालक के तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस तार में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। चलिए, सुपर कंडक्टिविटी की स्थिति में पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है, बताइए कितना हो जाता है, 1 होता है कि आधा, कि बहुत से अधिक, कि शून्य, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये हो जाता है शून्य, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, मिलान करने वाला है और इसको मिलान करिए आप लोग, देखिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए रदरफोर्ड हो जाएंगे, देखिए रदरफोर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था। देखिए जेम्स चैडविक हो जाएगा न्यूट्रॉन का खोज। और मेघनाथ शाह, बताइए मेघनाथ शाह क्या हो जाएगा, मेघनाथ शाह ये हो जाएंगे तापिक आयनन। और सत्येंद्र नाथ बोस हो जाएंगे ये क्वांटम सांख्यिकी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4123। चलिए, निम्नलिखित में से मेथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताइए, निम्नलिखित में से मेथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताइए आप लोग। चलो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CH2Cl2।
सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है, बताइए सीमेंट जमता है तो कौन सी क्रिया होता है, यही क्वेश्चन पूछने का मतलब है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर BSc हो जाएगा, सीमेंट का जल योजन। और ये बताइए दोस्तों कि सीमेंट का खोज किसने किया था, बताइए सीमेंट का खोज बताया दोस्तों, ये जोसेफ स्पर्डी ने किया था। चलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए नियॉन का बोरबरी नियम के अनुसार, नियॉन धातु है, इसका बोरबरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है आपको, क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा 2 8। बारूद में गंधक की उपस्थिति है, बताइए बारूद में गंधक की उपस्थिति ज्वलन ताप को घटाती है कि ताप को बढ़ाती है, कि बारूद को विस्फोटकता बढ़ाता है, कि उस पाउडर को धूमहीन बनाता है, बताइए इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ज्वलन ताप को घटाती है। चलिए मिलान करने वाला है तो मिलाइए आप लोग। देखिए गोल्डस्टीन किसका खोज किया था, तो गोल्डस्टीन ये हो जाएंगे प्रोटॉन का, और चैडविक साहब जी हो जाएंगे ये न्यूट्रॉन का, और जे थॉमसन ये हो जाएंगे न्यूट्रॉन का, और जॉन डाल्टन ये हो जाएंगे परमाणु सिद्धांत दिया था ये। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का अनुवांशिक पदार्थ, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का अनुवांशिक पदार्थ है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, बताइए गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन डी का, विटामिन ई का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विटामिन ए का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कथन एक है दोस्तों कि मधुमेह रोग पीड़ित व्यक्ति को उसके नियंत्रण के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है, बिल्कुल सही है। मान लो मधुमेह रोग आपको हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको इंसुलिन लेना पड़ सकता है। और कथन 2 है कि मधुमेह रोग में उपयोग लाया जाने वाला इंसुलिन जानवर एवं सूअरों को मारकर उनके आगना से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीवाणुओं द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है, तो ये भी सही है। तो सभी सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3। किसी भी पारितंत्र में निम्नलिखित में से किन को अपघटक जीव कहेंगे, बताइए किसी भी पारितंत्र में निम्नलिखित में से किन को अपघट्य जीव कहेंगे। तो देखिए बता देते हैं, ये केचुआ हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, कॉक हो जाएगा, ये विषाणु नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका आंसर दोस्तों बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 4। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता सबसे कम, बताइए निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता सबसे कम है। तो बताइए ये हो जाएगा मैंग्रोव वन हो जाएगा। चलिए एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, बताइए एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, उत्पादक के, कि प्राथमिक उपभोक्ता के, कि द्वितीय उपभोक्ता के, कि अपघटक के, बताइए। ये हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा उत्पादक के। चलिए पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है, बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समुद्र। ईमेल का उपयोग किसके लिए होता है, बताइए ईमेल का उपयोग किसके लिए होता है, तो ये संदेश भेजने के लिए होता है। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन नहीं, बताइए निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो बताया दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सौर ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। और अनवीकरणीय का मतलब दोस्तों मैंने एक समय में वो ख़त्म हो सकता है, जैसे कोयला ख़त्म हो सकता है, पेट्रोलियम भी ख़त्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस भी ख़त्म हो सकता है, इसीलिए इसको अनवीकरणीय श्रेणी में रखा गया है। चलिए यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है, बताइए यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है। तो ये वायु प्रदूषण यानी हवा से हो जाएगा। तो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा ये जल हो जाएगा, जल प्रदूषण से। जल का मुख्य कार्य क्या है, बताइए जल का मुख्य कार्य क्या है, जल का मुख्य कार्य क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा जल और खनिज लेना। जल का यही काम है, जल और खनिज लेना। निम्न में से कौन सा सही मिलान है, बताइए निम्न में से कौन सा सही मिलान है, बताइए। देखिए
नोबेल खेल में ऑस्कर सिनेमा में सही है, ऑस्कर सिनेमा में मिलता है। पद्मश्री विज्ञान में ये गलत है। अर्जुन पुरस्कार साहित्य में भी गलत है। नोबेल पुरस्कार खेल में भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही बताइए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए कथन ए है ऑप्शन में, टैगोर ने नोबेल पुरस्कार जीता। टैगोर ने नोबेल पुरस्कार जीता, बिल्कुल सही है। 1913 में गीतांजलि के लिए उसको ठाकुर जी को मिला था। और प्रेमचंद्र ने नोबेल पुरस्कार जीता, नहीं, प्रेमचंद्र ने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है, ये गलत है। निराला ने नोबेल पुरस्कार जीता, ये भी गलत है। दिनकर जी ने नोबेल पुरस्कार जीता, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है बताइए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखिए कथन ये है कि वर्साई की संधि 1919 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और देखिए बर्लिन का दीवार का पतन 1987 में हुआ था, नहीं दोस्तों ये गलत है। 1987 में नहीं हुआ था, ये 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, बिल्कुल सही है। आइए हमसे पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बर्लिन की दीवार। निम्न में से कौन सा गलत है बताइए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कथन है कौन सा गलत है बताना है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, बिल्कुल सही है। महिला दिवस 8 मार्च को, बिल्कुल सही है। बाल दिवस 12 नवंबर को नहीं दोस्तों, ये 14 नवंबर होगा, तो यही गलती हो जाएगा, इसका आंसर यही होगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताइए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए US ओपन ये क्रिकेट से संबंधित नहीं दोस्तों। विंबलडन, देखिए विंबलडन टेनिस से संबंधित है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन ये भी टेनिस से संबंधित है। फ्रेंच ओपन ये भी टेनिस से है, लेकिन US ओपन ये टेनिस से है, लेकिन इसमें क्रिकेट दिया है, तो ये संबंधित नहीं है। और एक बात दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए विंबलडन खेल इंग्लैंड में खेला जाता है, ठीक है, और ये घास के मैदान पर खेला जाता है, ठीक है, ये घास के मैदान पर खेला जाता है। और देखिए ये फ्रेंच ओपन है, ये फ्रेंच ओपन ये मिट्टी पर खेला जाता है, यानी मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों कि ये US और ऑस्ट्रेलिया ये दो खेल हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, तो परीक्षा में दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एक नीचे छूट गया, सॉरी, देखते हैं। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है, बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिद्वार। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा, बताइए बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा कैमूर। कैमूर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। और 2 नंबर पर तो दोस्तों पूछ देगा कौन डिस्ट्रिक्ट है, तो 2 नंबर पर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित कहाँ है, बताइए बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है, तो ये मधेपुरा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों बता देते हैं कि रेलवे पहिया का कारखाना कहाँ है, बताइए रेलवे पहिया का कारखाना कहाँ है, तो ये हो जाएगा छपरा, बिहार में। छपरा में खोला है रेलवे पहिया का कारखाना। चलिए, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी बिहार सरकार का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाते हैं और बिहार दिवस भी मनाते हैं। चलिए, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई, बताइए बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई है, बताइए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण से। भारत का छानबाग रामसर स्थल किसे घोषित किया गया, बताइए भारत का छानबाग रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिसेरा झील। चलिए, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान बताइए। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान बताना है कि कौन सा स्थान पर इंडिया है, बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 131वां। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया, बताइए किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। देखिए ये कहाँ है दोस्तों, तो ये असम राज्य में स्थित है, ये रिफाइनरी है,
और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बताइए आप लोग कि ये तो नवरत्न कंपनी, और आप लोग बताइए कि महारत्न कंपनी अभी तक कितनी है, महारत्न कंपनी का संख्या अभी कितनी है। तो बता दें महारत्न कंपनी की संख्या अभी 14 है, और 14वां जो बना है वो हॉल बना है, HAL हॉल। चलिए, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, बताइए। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसे शपथ ली, बताइए। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। ये 53वां। और दोस्तों आपसे 52वां पूछेंगे तो कौन होगा, तो 52वां हो जाएंगे जस्टिस BR गगोई, ये 52वें नंबर पर बने थे। चलिए, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हम क्वेश्चन बताते हैं आप लोग उसको थोड़ा सा गौर करिएगा। किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, बताइए। किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो बताइए कौन सा देश होगा। तो बता रहे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मलेशिया। हाल ही में संघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जा रहा है, कौन सा फेस्टिवल दोस्तों, संघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिपुर। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला, बताइए। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है, बताइए इसका आंसर। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ताइवान। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया, बताइए। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है, तो ये हो जाएंगे लैरी पेज, ऑप्शन नंबर डी। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे छोटा देश कौन बन गया, बताइए। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुराकाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया है, तो आप लोग कोशिश करिएगा मैथ बनाने के लिए वीडियो को पॉज करिए और आप लोग आराम से मैथ को बनाइएगा, ठीक है। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं कि क्या होगा। तो देखिए 81 का ऑप्शन हम आंसर बताते हैं दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। देखिए 81 का हो जाएगा डी। चलिए 82 का हो जाएगा सी, 500। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बना लीजिएगा। 83, देखिए 83 का हो जाएगा सी, 1881। एक डीलर ने 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है, और एक पर उससे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 30% की हानि होती है। यार बहुत आसान क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 84 का डी, 16%। सपना ने, देखिए ये भी बता देते हैं, 85 का हो जाएगा ए, 7600। और 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13,000। 87 रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 से 7 होगा सी। 88 का -28 हो जाएगा। चलिए 89 देखते हैं, ठीक है। 89 पासा का है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 5। और 90, देखिए 90 का हो जाएगा दादा। चलिए 91 देखते हैं, 91 इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा द कंट्री हैज। 92, देखिए 92 का हो जाएगा बी, रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। और 93 बता देते हैं, देखिए 93 का आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ये होगा, देखिए 94 का हो जाएगा दोस्तों बी। 95 देखते हैं, 95 का क्या होगा, 95 का ए हो जाएगा डिफिडेंट। और देखिए 96 अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द पूछा है, यानी अनिवार्य का उल्टा बताना है। निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक कि आवश्यक, बताइए इसका आंसर। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। चलिए आमिष का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आमिष का निरामिष। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसके लिए एक शब्द बताइए। तो उसके लिए एक शब्द है असूर्यम प्यास्या। चलिए नाम गजब है। 99 है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, बताइए। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहेंगे, तो उसका एक शब्द में आप बोल सकते हैं अवसरवादी है वो, अवसरवादी। टल जाने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है, बताइए। टल जाने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है,
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, खटाई में पकड़ना, खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस 13 का सभी कर लिए हैं। अगर आप लोग का ये मेरा वीडियो आप दोस्तों अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़िए। और आप लोग बताइए कि कमेंट आपका कितना नंबर बन रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट